Yes, hello my students, how are you all? I hope you all are fine. Students, I am Kamlesh Sharma from Modern Academy Online Education. Students, we have done chapter 1 and its poem. We have completed unit 1 in last videos. Okay, हमने कुछ last videos में chapter ख़त्म कर लिए थे कौन कौन से द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी और उसकी पोएम थी अ फोटोग्राफ, हमने वो दोनों ख़त्म कर ली है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2. वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई if we can all be together. Okay, we are not afraid to die if we can all be together. Okay, it is written by Gordon Cook and Ellen East. Okay, चलिए इस चैप्टर को समझने से पहले हम इसके मेन कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं. ठीक है, मेन कैरेक्टर में नंबर 1 आता है ऑथर. ही इज़ 37 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, वो एक बिजनेसमैन है. सेकेंड है उनकी वाइफ जिसका नाम है मैरी और वो उनकी वाइफ है. थर्ड जोनाथन. जोनाथन कौन है? ऑथर का बेटा जिसकी एज है 6 ईयर. और सुजैन जो ऑथर की डॉटर है और वो 7 ईयर की है. ठीक है, सो माय स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर अबाउट वॉयज, सी जर्नी. इसमें हम आगे पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या इसमें हमें पढ़ना है. ठीक है, देखिए जुलाई 1976 में ये स्टार्ट होती है ये स्टोरी. और 1976 में जो जोनाथन है सन और उसकी डॉटर के साथ में सुजैन, ये सब प्लाईमाउथ इंग्लैंड के वहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये पूरी दुनिया को पूरा राउंड लगाना चाहते हैं. और जो ऑथर हैं वो 200 साल पहले कैप्टन जेम्स कुक जो थे, उन्होंने पूरे दुनिया का जो चक्कर लगाया था उस रिकॉर्ड की वो बराबरी करना चाहते हैं, उस कीर्तिमान को दोबारा दोहराना चाहते हैं. सो मैरी और मैं यानी दोनों हस्बैंड और वाइफ और 37 ओल्ड बिजनेसमैन है वो. ठीक है, उसका बताया है कि वो ओल्ड बिजनेसमैन है और क्लियरली ये बता दिया कि वो एक फेमस एक्सप्लोरर भी बनना चाहता है. और लगभग 16 ईयर्स से वो इसी रूटीन में लगा हुआ था. एंड हॉर्निंग और सीफरिंग स्किल्स मीन्स, इसका मीनिंग क्या होगा? हॉर्निंग और सीफरिंग स्किल्स मीन्स दिस रेफर टू द एफर्ट्स मेड बाय द ऑथर, कि ये एक ऐसा एफर्ट है जिसमें ऑथर जो है अपनी वाइफ के साथ एफर्ट लगाता है. और अपनी सी फेयरिंग स्किल्स मीन्स जो ओशियन, जो ये अपनी जो जर्नी स्टार्ट करने वाले थे इस पर पूरी स्टडी करते हैं. सो हॉर्निंग और सी फेयरिंग स्किल्स मीन्स स्पेशली एक बोट, सी और इन सब के लिए अगर तूफान आता है, स्टॉर्म आता है तो उसके लिए कैसे ही मैनेज करेंगे. और ये ब्रिटिश वाटर में यानी इस बड़े ओशियंस में अपने आप को कैसे मैनेज करेंगे. तो ये स्टडी जो थी ये हॉर्निंग और सी फेयरिंग स्किल्स थी. ठीक है, हमारी बोट का जो नाम था वो क्या था? वेव वॉकर था. ठीक है, ये 23 मीटर इसकी लॉन्गेस्ट थी और 30 टन इसका वॉट था. वुडन था, ये वुडन थी कम्प्लीटली और इसकी ब्यूटी यानी बहुत ही सुंदर था ये. ठीक है, प्रोफेशनली बिल्ड किया गया था और लगभग इसमें बहुत महीने स्पेंड किए गए थे इसको बनाने में और रफेस्ट वेदर में भी ये काम कर सकता था. ठीक है, फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर. इसमें स्टार्टिंग होती है कि पहले 3 साल जो हैं, फर्स्ट लेग ऑफ आवर प्लान 3 ईयर्स, 3 साल जो हैं 1,05,000 किलोमीटर, 1,05,000 किलोमीटर जर्नी इनकी होगी. जर्नी पास प्लीजेंटली एज वी सेल डाउन. जैसे इनकी जर्नी होती है तो 1,05,000 किलोमीटर की जर्नी बिल्कुल सेफुली कर चुके होते हैं और इनको कोई परेशानी नहीं आती है. वेस्ट कोस्ट ऑफ द अफ्रीका टू केप टाउन, केप टाउन की तरफ ये ईजिली अपनी जर्नी 1,05,000 जर्नी अपनी कंप्लीट कर चुके थे और केप टाउन की तरफ अफ्रीका में. ठीक है, अब यहाँ पर उनको आगे बढ़ना था ईस्ट की तरफ और ये 2 क्रूमैन इनके साथ में थे. बिजनेसमैन के साथ में 2 क्रूमैन थे, उनमें एक का नाम था अमेरिकन लैरी और सेकंड थे स्विस हब. ठीक है, ये दोनों क्रूमैन थे जो उनके साथ में शिप पर थे. ठीक है, और ये हमारे को हेल्प कर सकते थे रफेस्ट सीज, जो आने वाले जो समुद्र थे उनमें सदर्न इंडियन ओशन जो था उसमें ये हेल्प करने वाले थे और आगे आने वाले जो टास्क थे उन टास्क के लिए ये बनने वाले थे. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा. दैट सो माय स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ पर केप टाउन में ये आगे सेकंड डे था इनका, मीन्स सेकंड डे आउट मीन्स नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं. यहाँ पर भी होता वी बिगेन टू एनकाउंटर स्ट्रॉन्ग गेल्स. यहाँ पर अब इनको बड़ी बड़ी लहरें और इनको स्ट्राइक स्टार्ट हुई इनको मिलना, कि यहाँ पर आगे इनको चैलेंजेस मिलना स्टार्ट हुए. अब यहाँ पर देखा कि ये जो वेव्स थी ना, साइज ऑफ वेव्स ये बहुत बड़ी होती जा रही थी और हमें अलार्म कर रही थी, चौकन्ना रहने के लिए मजबूर कर रही थी. अप टू 15 मीटर हाई, ये 15 मीटर हाई तक जा रही थी और मेन मास तक. ठीक है, 25 दिसंबर तक हम 3500 किलोमीटर जो थे हम केप टाउन के ईस्ट की तरफ आ चुके थे. और एट्रोसियस वेदर
जो खतरनाक वेदर था उसके बावजूद भी हमें वंडरफुल हॉलीडेज मिल रहे थे और हमने क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट किया था। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया, क्रिसमस ट्री भी हमने डेकोरेट कर लिया था और उस दिन तक हमें कोई इम्प्रूवमेंट जो था ना वेदर में दिखा नहीं, यानी कोई चेंजेस हमें वेदर में नहीं दिखे। अब देखिए इस चैप्टर में जो मेनली हम समझने वाले हैं कि किस तरह से एक बड़ी जर्नी ये लेते हैं और बहुत मुश्किल टास्क इनके सामने होता है, बहुत बड़ी परेशानियाँ आती हैं, लेकिन ये उस चीज़ को बहुत आसानी से टॉलरेट कर जाते हैं। आगे देखिए, बट वी रीज़न दैट इट हैड टू चेंज सून, लेकिन हम समझ रहे थे कि चेंजेस जल्दी आने वाले थे और चेंजेस जो थे वो बहुत ही भयानक आने वाले थे, वर्स आने वाले थे, यानी उम्मीद से कहीं ज़्यादा। अब लगभग 2 जनवरी की सुबह जो थी वो वेव्स जो थी ना वो बहुत भयानक हो चुकी थी, डिजास्टर्स हो चुकी थी। यहाँ से उनकी शुरुआत होती है कि किस तरह से उनकी लाइफ जो थी वो बिल्कुल डेथ की पॉइंट पर आ जाएगी। तो जो वेव्स थी वो बहुत ही गिगेंटिक मीन्स डिजास्टर्स होने वाली थी और वी वर सेलिंग ओनली स्मॉल स्टॉर्म जिप, और एक स्टॉर्म जिप था जिससे वो अपने शिप को कंट्रोल कर सकते थे। हम केवल स्मॉल जिप से ही क्या कर रहे थे, अभी तक अपनी 8 नोट्स जो थी ना उनसे अपने शिप को चला रहे थे। लेकिन शिप जो था वो रीच ऑफ द ईच वेव वी कुड सी एंडलेस एनॉर्मस सीज रोलिंग टुवर्ड्स एंड द समनी, मीन्स यहाँ पर आगे बताया जाता है कि किस तरह से जो शिप है वो अपने हाई वेव्स को किस तरह से टारगेट कर रहा था और उनका सामना कर रहा था, क्योंकि इस शिप को बहुत अच्छे से बनाया गया था। अब यहाँ पर हमारे कानों में यानी स्क्रीमिंग जो है, यहाँ पर किसकी स्क्रीमिंग, विंड जो है वो बहुत हाई रेज हो चुकी थी और क्लियरली। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो वेव्स थी ना वो बहुत ही हाई थी, तो उनकी जो आवाज़ थी ना उस वजह से उनके कानों में क्या हो रहा था, पेनफुल टू द ईयर्स। ये वेव जो थी ना इनकी साउंड जो थी ना वो सुनने के लिए परेशानी हो रही थी, यानी बहुत ज़्यादा कानों में चुभ रही थी। इसके बाद में क्या होता है कि यहाँ पर ये ऑथर जो है ना वो बहुत ज़्यादा क्या करता है, एफर्ट लगाता है। वो वेव्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा जा करके और टकराती है। हैवी मॉर्निंग मीन्स क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा जा करके वो टकराती हैं किससे, शिप से, और उससे पूरा जो स्टर्न जो है ना इनका मीन्स जो शिप का जो मेन पार्ट था, यानी जहाँ से ये पूरा रोटेट काम कर रहे थे, तो यहाँ पर वो पूरी जा करके क्रैश होती है, टकराती है। अब पूरी तरह से क्या होता है, ये जो इनकी परेशानी किस तरह तब बढ़ जाती है जब ये वेव जो ना कम्प्लीटली उस शिप से जाकर के टकराती है और ये समझ नहीं पाते कि इन्हें क्या करना है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये लाइफ जैकेट जो होती है ना, ये लाइफ जैकेट पहनते हैं, यानी अपने आप को सेव करते हैं किसी तरह से, क्योंकि लाइफ जैकेट से अपने आप को सेव कर सकते थे, या फिर अगर ये ओशन में जाकर के गिरते तो शायद ये अपने आप को तैर करके बचा सकते थे। फर्स्ट इंडिकेशन जो था कि डिज़ास्टर आने वाली है, इनको अब ये एहसास हो चुका था कि डिज़ास्टर छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी डिज़ास्टर होगी। उसका पहला एहसास इन्हें 6 बजे हुआ, ठीक है, शाम को 6 बजे हुआ, क्योंकि ये ओमिनस साइलेंस था। ओमिनस साइलेंस का मीनिंग आप सुन लीजिए। ओमिनस साइलेंस का मीनिंग एक ऐसा होगा जो आने वाला कोई खतरा है जिसका इंतज़ार हम कर रहे हैं, उसे ओमिनस साइलेंस हम कहेंगे। ठीक है, विंड जो थी वो अब हवा जो थी उसने क्या किया, तेज़ हवाओं ने हमारे साथ और खिलवाड़ किया और इमीडिएटली वो और ज़्यादा डार्क वेदर हो गया था। और ये वेदर जो था ये रॉ मीन्स कम्प्लीटली डराने वाला एनवायरनमेंट था, और जो क्लाउड थे, वो जो क्लाउड जो शिप पर हमने देखा वो हमें हॉरिफाइड कर रहा था, डरा रहा था, और क्लियरली हम ये समझ चुके थे कि हमारे पास में बहुत कम समय है। और ये वेव जो थी ना ये बिल्कुल हम नहीं समझ पा रहे थे कि परफेक्टली वर्टिकल होगा और ऑलमोस्ट ट्वाइस ही, लगभग हमारी जो शिप थी उसके डबल हाइट का था, ये ट्वाइस एज द हाइट ऑफ द दूसरी वेव जो थी ना उनसे भी डबल हाइट का था। तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा भयानक सीन था, हमारे लिए डराने वाला सीन था। ये सारी चीज़ें बढ़ी और बढ़ने के बाद क्या होता है कि जो तूफान आता है और वो फेस ऑफ द वेव्स, और हमें जो वेव है लहरों की, हमें दिखाई देती है कि वेव किस तरह से आगे बढ़ने वाली है। आई थॉट वी माइट राइट ओवर इट एंड बट देन ए ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक। अब यहाँ पर जो ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन होता है मीन्स भयानक उस वेव्स का जब टकराव उसके शिप के साथ दोबारा होता है, तो वहाँ पर वो जो डेक होता है उसका, डेक मीन्स जो शिप का एक पार्ट है जहाँ से ये पूरा अपने स्टोरेज वगैरह और सारी चीज़ रख रहे थे, वहाँ से कम्प्लीटली जब पूरा एक्सप्लोजन होता है वहाँ से, तो वहाँ पर पूरा जो शिप का जो वाइट वाटर पार्ट जो होता है ना, वहाँ पर वो पूरा ये टूट जाता है। टूटने से क्या होता है, मेरे सिर पर भी चोट लगती है। माई हेड स्मैश्ड इनटू द व्हील पर जाकर लगता है, और मैं उड़ करके ओवरबोर्ड एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, यानी मैं उड़ करके कहाँ चला गया, बाहर चला गया ओशन के अंदर, और वहाँ पर वेव्स के नीचे चला गया था। और मैं एक्सेप्ट कर चुका था कि मेरी अब शायद डेथ जो है मेरे नज़दीक थी, मेरे पास में थी। लेकिन जैसे मैंने सोचा तो मैंने देखा कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस जो था ना, अपनी चेतना को खो रहा था, लेकिन मैं अपने आप को पीसफुल मान रहा था, क्योंकि मेरी थोड़ी सी पावर जो थी ना, मैंने माइंड पावर को एक्टिव किया।
अब आगे क्या होता है, मेरा हेड जो था ना वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूब चुका था और फ्यू मीटर्स अवे था मैं वेव वॉकर से, अपने शिप से थोड़ी सी दूर था और मास्ट जो था ना लगभग हॉरिजॉन्टल था। किसका मास्ट? मास्ट मीन्स होगा यहाँ पर क्लियरली हम समझ सकते हैं कि जो एक शिप है उस शिप के लिए हम छोटी सी एक बात को समझते हैं कि मास्ट जो है एक ऐसा अपराइट स्ट्रक्चर होता है शिप के ऊपर जो शिप को डूबने से बचाता है। ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना है। आगे ध्यान से समझिए कि आगे क्या है कि एक वेव वापस दोबारा आई और हमारे पूरी तरह से हमें एक जोरदार झटका दिया और हमारी जो शिप थे उसके ऊपर जो सेल जब हम चला रहे थे, यानी वेव वॉकर जो था, मेन बूम जो था उसके ऊपर ये था। मेन बूम का मतलब एक ऐसा ज़बरदस्त प्रहार था कि हमारा जो शिप था वो पूरी तरह से हिल गया था। आगे क्या होता है, सब्सक्वेंट वेव्स जो थे ना वो आगे जाकर के डेक के पास दोबारा आकर के बुरी तरह से और उसे हिला देते हैं। अब इस दौरान ये पूरी जो उथल पुथल हुई थी, उस उथल पुथल में मेरी जो रिब्स थी वो रिब्स थी कौन सी वाली रिब? लेफ्ट रिब जो थी वो क्रैक हो गई और मेरा मुंह जो था वो पूरा ब्लड से भर गया था और मेरे दांत टूट चुके थे। ठीक है, ये मेरी हालत थी और मैंने पाया कि जो व्हील था वो पूरी तरह से स्टर्न वो टूट चुका था। स्टर्न का मीन्स होगा बैक एंड ऑफ द शिप। स्टर्न का मतलब क्या है कि जो शिप का बैक एंड था वो पूरी तरह से टूट चुका था। अब स्थिति ये थी कि हमें शिप को भी संभालना था और हमें अपने आप को भी बचाना था, लेकिन वेव्स अभी भी कंटिन्यू थी। वाटर और वाटर, हर जगह क्या हो चुका था, केवल वाटर और वाटर था। हम केवल फील कर पा रहे थे, केवल था। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं जाकर के व्हील को इन्वेस्टिगेट करूं, मीन्स किसी तरह से शिप को आगे रन करूं, लेकिन मुझे सब कुछ करना था। और मैंने वहाँ पर जो मेरे सामने मैरी और ये सब गिरे हुए थे पानी के अंदर, तो वो सब आवाज़ लगा रहे थे, वी आर सिंकिंग, हम डूब रहे हैं, हमारे जहाज़ में पानी भर चुका है और हमारा डेक जो है वो पूरी तरह से स्मैश हो चुका है। यानी शिप का जो फ्लोर है वो पूरी तरह से, डेक मीन्स फ्लोर, जो शिप का फ्लोर है वो पूरी तरह से टूट चुका है एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, और हम पानी में पूरी तरह से डूब चुके हैं। अब मैं चिल्लाया कि वो व्हील जो है उसको, व्हील को पकड़ो। किसको पकड़ो? व्हील को पकड़ो, जल्द से जल्द हमें क्या करना होगा, पकड़ना होगा किसको? व्हील को। और लैरी और हब जो थे, मेरे क्रूमैन जो थे, वो बहुत ज़्यादा अपने काम में डेडिकेटेड थे और वो क्या कर रहे थे, क्रेजी एंगल्स, वो एंगल्स को मैच कर रहे थे कि किसी तरह से शिप को रोका जाए और अपने काम के अंदर लगा जाए। उन्होंने जो स्टारबोर्ड जो थे उस स्टारबोर्ड पे क्या किया, जो इनवर्ट्स, और उन्होंने कुछ क्लोथ्स, क्रॉकरी, चार्ट्स और ये टॉयज़, ये सारे जो थे ना पानी में तैर रहे थे। उस वक्त क्या कर रहे थे? पानी में तैर रहे थे। तो ये सारे चार्टबोर्ड और क्रॉकरी और सारे आइटम जो थे ये तैर रहे थे पानी के अंदर। अब इन्होंने क्या देखा कि लगभग आगे, इन्होंने आगे आकर के क्या देखा, इन्होंने देखा कि बच्चे जो थे वो, यानी मैं जो था वो पानी में डूबा हुआ किसी तरह से अपने आप को अंदर लेकर आ चुका था। लेकिन मैंने बच्चों के केबिन तक मैं आ गया था और मैंने उनसे पूछा कि ऑल यू ऑल राइट, क्या आप सभी ठीक हैं? मैंने पूछा, ठीक है। अब मैंने पूछा तो जवाब दिया दैट अपर बंक से, यानी मुझे ऊपर, उन्होंने जवाब दिया हाँ बिल्कुल हम ठीक हैं, यस। उन्होंने क्या जवाब दिया? यस हम ठीक हैं, श्योर। लेकिन शू जो है, यानी उनकी जो बेटी थी, वो बेटी क्या बोलती है कि पॉइंटिंग टू अ बिग बम्प, मीन्स एक बड़ा जो उसे बम्प, यानी उसकी आंख पर एक चोट आई थी और उसके सिर पर भी चोट लगी थी। लेकिन यहाँ पर उसके पापा बोलते हैं कि मेरे पास इसका टाइम नहीं है कि मैं अब इन हेड्स को, यानी इन परेशानियों को, इन चोट को, यानी इंजरीज को मत देखूँ। तो यानी उसके फादर पूरी तरह से किस में बिजी थे, वो चाहते थे कि पहले शिप को बचाया जाए। अगर ये छोटी मोटी चोट है हम इन्हें देखेंगे तो शायद हमारा जहाज़ यानी शिप जो है डूब जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए। तो यहाँ पर अब जो क्लियरली वो उसके पापा जो है हैमर, स्क्रू और कैनवास ये लेकर के वो तुरंत डेक पर जाते हैं और डेक यानी फर्श जो है उसको, फ्लोर को पूरी तरह से क्या करते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं और उनके जो टूटे हुए जो पार्ट थे फ्लोर पे, होल जो थे उनको रिपेयर करते हैं। और श्योरली वो बोल रहे थे कि अब शायद हम डूब सकते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े छेद हो चुके हैं। अब समहाउ आई मैनेज टू स्ट्रेच कैनवास, कैनवास जो थे उनको वाटरप्रूफ बना करके और उनको जहाँ जहाँ जितने भी होल्स थे उन होल्स में उनको फिल कर दिया, भर दिया। अब आगे क्या होता है कि आगे जैसे ही वो अपने काम में आगे बढ़ते हैं, हैंडपम्प्स वगैरह को वो जब देखते हैं तो हैंडपम्प्स जो थे वो उनके डेबरीज वगैरह यानी जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो सारे फ्लॉट कर रहे थे। किसके अंदर फ्लॉट कर रहे थे? पानी के अंदर फ्लॉट कर रहे थे। और उन्होंने देखा कि इलेक्ट्रिक पंप जो था, आगे जाकर के उन्होंने देखा कि जिससे जहाज़ को चलाना था और जो व्हील्स थे वो सारे, और हैंडपम्प जो था उनका वो शॉर्ट सर्किट हो चुका था, जल चुका था पूरी तरह से। आगे ये बढ़ते हैं कि जो पानी का लेवल था वो बहुत ही भयानक रूप से बढ़ रहा था। जहाज़ जो था उसके डेक पर जहाँ पर भी देखा केवल पानी पानी दिख रहा था। और वहाँ पर उन्होंने आगे देखा कि जब उन्हें छोटी सी जो एक जिब थी जिससे वो शिप को कंट्रोल करते थे वो भी पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी। अब आगे में इन क्या होता है, अब सबसे बड़ी परेशानी क्या थी कि ये शिप को इनका जो कम्युनिकेशन था वो टूट चुका था।
अब देखिए यहाँ पर इनको याद आता है कि एक इलेक्ट्रिक पंप दूसरा एक और भी था। चार्ट रूम के अंदर फ्लोर में ये वहाँ पर गया और वहाँ पर देखा एक पाइप था। उस पाइप को वो थैंकफुल था कि ये पाइप जो था वो चालू था, किसी तरह से इस जहाज़ को अब ये वापस रन कर सकते थे, और ये जो पाइप था ये काम कर गया पूरी तरह से। ठीक है। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ पंपिंग। अब यहाँ पर क्या होता है, नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ एन एंडलेस, और एंडलेस मीन्स ये सारे जो काम थे ये पूरी रात चलते रहे, और ठंड जो थी ना वो कड़ाके की ठंड थी। कैसी थी? कड़ाके की ठंड थी, और रेगुलर हम पंपिंग कर रहे थे, पानी को क्या कर रहे थे, खाली करते हुए जा रहे थे। पूरी रात सिर्फ एक ही काम किया कि जो जहाज़ में पानी था उस पानी को निकाल निकाल के हम बाहर डाल रहे थे। वी आर गेटिंग नो रिप्लाइज, और जितने भी हम रिप्लाइज थे, मे डे कॉल्स का मतलब कि हम कोई भी रिप्लाई नहीं पा रहे थे। मीन जो हमारा कम्युनिकेशन था वो मे डे कॉल्स क्या होता है? मे डे कॉल्स का मीन्स है कि जो रेडियो टेलीफोनिक वर्ड्स होते हैं, जो एयरक्राफ्ट्स और शिप को क्या करते हैं, डिजास्टर्स सिचुएशन में इनको कम्युनिकेशन स्किल्स मिलती है कि इन्हें किस डायरेक्शन में जाना है। एंड विच वॉज नॉट सरप्राइजिंग इन दिस रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, और ये जो रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड था पूरी दुनिया का, यहाँ पर मीन्स इनका एक ऐसी जगह पर थे जहाँ पर कि इनकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। अब शू का जो इनकी बेटी का जो सुजैन का हेड था वो पूरी तरह से सूज चुका था, और उसकी आंखें जो थी ना वो ब्लैक हो चुकी थी, और शी शोड, उसने बताया कि उसके हाथ पर एक डीप कट भी लगा था। क्या लगा था? एक डीप कट भी लगा था। डीप कट क्यों लगा था? क्योंकि उसने बताया नहीं था, और नाउ शी शोड अ डीप कट ऑन हर आर्म, और बाद में उसने बताया कि उसके इंजरी और भी ज़्यादा पहले हुई थी, लेकिन वो बोली कि पापा आई डिड नॉट वांट टू वरी व्हेन यू वर ट्राइंग टू सेव अस ऑल। पापा मैं आपको बिल्कुल भी इस तरह से टेंशन नहीं देना चाहती थी। शायद मैंने उस वक्त मेरे सिर पर लगी थी वो चोट आपको दिख गई, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि शायद मैं आपको बताती तो आप टेंशन में आ जाते थे, इसलिए मैं आपको किसी भी तरह से टेंशन में नहीं लाना देना चाहती थी। सो नेक्स्ट वीडियो, इसके नेक्स्ट पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसके बाद, और इसके बाद ये हमारा सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, सेकंड पार्ट में हम इससे आगे पढ़ेंगे। ओके माय स्टूडेंट्स।